नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय कर्नल अजय रैना सर और सर को बुलाने का कारण ये है कि मसला काफ़ी गंभीर है। पाकिस्तानियों की भाषा में कहें तो मसाइल काफ़ी गंभीर है। गंभीर ये है कि पहले मुझे 2014 के पहले जब मैं ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करता था एयरपोर्ट पे भी या कहीं भी बस स्टैंड पर, तो एक आवाज़ सुनाई पड़ती थी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने आस-पास सीट के नीचे देखें, कोई बैग, कोई ट्रांजिस्टर तो पड़ा नहीं है, तुरंत पुलिस को सूचित करें। देश भर में पाकिस्तानी स्पाई पकड़े जा रहे हैं, भारत के अंदर। कमाल की बात है, धुरंधर रिलीज हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट। हिंदू नाम और पहचान की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सरफराज, रोमियो नाम से बना रहे थे सरदार, फिर एक साने ईरम उर्फ महक, गणेश नाम से एक व्यक्ति कर रहा था और एक मीरा नाम से कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा पूरे देश भर में अच्छा एक जो पकड़े गए तो उसके बाद तो खुलता गया और इतना चला जबरदस्त ढंग से कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तरफ एक, चूंकि सर जम्मू एंड कश्मीर से है तो ये न्यूज भी बड़ा डेवलपमेंट है और बड़े डेवलपमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने कश्मीर की, मैं सेपरेटिस्ट नाम के शब्द का प्रयोग नहीं करता, ये सब मीडिया के लिए, मैं सीधे सीधे आतंकवादी कहता हूं। आयशा, इनका भी नाम आयशा है, अच्छा माशाल्लाह। नहीं नहीं, पहला नाम बड़ा कयामत है सर। भी इनको जो है लाइफ सेंटेंस दिया गया यूएपीए केस में। लेकिन पहले हम, ये दो देश में चल रहा है सर, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है सर, बैक टू बैक। शायद इसी कारण हमें बस स्टैंड पे ये आवाज नहीं सुनाई पड़ती जो भारत में चेंज आया है। अभिषेक जी नमस्कार आपको। प्रणाम सर। बिल्कुल, देखिए दुश्मन जो है ना वो हमेशा बदल के रुख बदल के कार्यनीति बदल के कार्यशैली बदल के आपके ऊपर वार करेगा, क्योंकि अगर वो एक ही चीज बार बार करेगा तो उसको पता कि वो चलेगी नहीं। जैसे आपने जिक्र किया वो जमाना था, हम भूल ही नहीं सकते कि नॉट ओनली बसेस, ट्रेन, मार्केट्स में कहीं भी जाओ आपको अनाउंसमेंट्स और पोस्टर दिखते थे। तो उस जमाने से निकल के वो एक टाइम था जब एक दुश्मन ने काइनेटिक अप्रोच पकड़ी। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने साधन तैयार किए, सोर्सेज बनाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सीधा हमारे पर जो ब्लास्ट करके, बॉम्ब ब्लास्ट करके, आईडी करके करना शुरू किया। फिर उनको देखा भाई इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम हैं, तो हम थोड़े हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा कि हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, चल पड़ते हैं आगे की तरफ। उन्होंने कहा नहीं, इनका अंदर से काटो, इनकी जड़ें काटो। और जड़ें काटने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पेनिट्रेट करो सोसाइटी को, हमारे कॉलेजेस को, एजुकेशन सिस्टम को। और ऐसा नहीं कि 2014 से पहले पेनिट्रेशन नहीं थी, लेकिन एकदम से जब उनको काइनेटिक फील्ड में मार पड़नी शुरू हुई तो इन्होंने बौद्धिक फील्ड और उसके बाद हमारे सोसाइटी के अंदर वोकिज्म और LBGTQPT जो भी है वो सब लाना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या चीज सामने निकल के आती है, देखिए हर देश में एक दूसरे से जासूसी होती है, हम भी दूध के धुले हुए नहीं, हमारे भी लोग हैं, हर करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में तो अलग हड़कंप मचा, वहां तो भिखारियों को भी धुरंधर के बाद उठा के पूछा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आप ईरान देखें, मोसाद इतना पेनिट्रेशन कर गया, सब कुछ कर गया, लीडरशिप उड़ा दी, लेकिन आज भी उनकी IRGC डटी हुई है, क्योंकि IRGC का अपना करेक्टर है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि दो किस्म का करेक्टर का लैप्स दिखता है, एक जो हमारे भारतीय होके जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं बीके, और दूसरा वो सिस्टम जो ऐसे लोगों को वीजा, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ये सब बना के देता है। उसमें बनाने वाले जो हमारे अपने हैं वो भी हमारे करेक्टर की पहचान है। मतलब you can say it's a negative एक मिनट भाई पेट इज बार्किंग वीडो। सो ये ओवरऑल जो हमारे फिशर्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो आपस में जो क्या कहते हैं आप, कम्युनिटीज के बीच में, सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर जो दूसरे इज्म बना रखे हैं, उसका फायदा दुश्मन उठा रहा है। ये अच्छी बात है कि अभी ऑपरेशन, एक बड़ा एक्सटेंसिव ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए अपनी एजेंसीज की, और सामने नहीं आती।
और अभी एक आधा ब्लास्ट कभी हो जाता तो अब मान के चलें कि एक ब्लास्ट हुआ है तो 99 ब्लास्ट उन्होंने रोक लिए हैं, जिनकी खबर हमें कभी होगी नहीं। कभी नहीं बट हाँ, होगी। बड़ा सतर्क होने का। और देखिए आप यूएसए से लेके, यूक्रेन से लेके, पाकिस्तानी से लेके, बांग्लादेशी लेके, हमारे अपने और कौन कौन पता ही नहीं है। तो एक मल्टीपल लेवल पे हम क्यों लोगों को वीजा दे रहे हैं, फिर हम उनको परमिट दे के मणिपुर क्यों भेज रहे हैं, फिर वहां से उनको हम पार कैसे जाके क्या कर रहे। तो बहुत लंबा चौड़ा तामझाम है अभिषेक जी। हम ये टिप्पणी तो वो कर सकते स्पाई हैं हैं जो पकड़े गए। जो लेकिन नहीं अभी पकड़े गए। यूएस वाले और यूक्रेनियन पकड़े गया। जी मतलब ये और बड़ा डेवलपमेंट है, और इतना बड़ा डेवलपमेंट है कि वहां पे सेवन सिस्टर्स को काटने के लिए, एक ईसाई देश बनाने के लिए जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही थी, और ये सारी चीजें जो हो रही है, ये तो ठीक है कि अब हमारी इंटेलिजेंसिया बेटर काम कर रही है, सारी चीजें बेटर हो गई हैं। लेकिन ये जो एक रेगुलर अभी जिस प्रकार से थ्रेट बन रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करती हैं, वो तो कर ही रही हैं, तभी हम सेफ हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या देश की रक्षा और सुरक्षा सिर्फ फौज को, एजेंसीज के हवाले ही है? हम बाकी नागरिकों का, बाकी जो डिपार्टमेंट्स में लाखों रुपए की सैलरी लेके बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं है? आप बिल्कुल है। वीजा देने से पहले आप असर्टेन नहीं कर सकते कि किसको वीजा दे रहे हो आप। फिर वीजा दे दिया बिल्कुल आपने, पहुंच गया बंदा, ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि देखो कोची के ऊपर ड्रोन का फ्लाइंग कर रहे हैं। वो कपल यहाँ से निकल कैसे गया वापस? वो कपल यहाँ नहीं है, वो चले गए नहीं, वापस। तो चला अगर गया। नागरिक को ये पता है कि देश के खिलाफ एक गतिविधि हो रही है और उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पाकिस्तानी चैनल बैन कर दिए गए, हम सब ने बड़ा उसको शेयर किया, बिकॉज हमारा नाम कोई था, आना ना जाना है, हम तो उनमें से नहीं है ना जो वहां भी जाते हैं पॉपुलरिटी बिल्कुल। के लिए। 2 दिन के बाद वो चैनल नाम बदल के फिर आ गए। फिर हम लोगों ने ट्विटर पे शोर मचाया कि देखो वो आरजू काजमी का नए चैनल का ये नाम है, वो बीमार चीमा कीमा जो है उसका चैनल ही है। नो एक्शन। तो मुझे ये लगता है कि भाई, वो जो परमिट दे रहा है डीसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि आप जाके बिल्कुल। सेंसिटिव एरिया में, तो हर बंदा अपनी ड्यूटी जब करे तो हम इस मुसीबत को आसानी से टैकल कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे ये है कि कुछ लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, हमने पैसे कमाने हैं, देश जाए भाड़ में, किसने देखा कल परसों, आज ऐश कर लो, और ये देश को बेचते हैं। मेरा ये मानना है, मैं तो देखो इस फील्ड में हमने काम किया हुआ है, बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी एजेंसीज के कॉपरेशन के ऐसे वाला नेटवर्क नहीं फैल सकता। पता होता है एसएचओ को, पता होता है लॉ एंड ऑर्डर वाली जो हाँ, मिस्ट्री को, पता होता है, मिले जुले हैं। आपने देखा हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी इल्जाम लगे, बीच में पंजाब में भी लगे थे। तो जी। जब मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, आप ये जो फोर्सेस हैं हमारी जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बीच में ब्लैक मोल्स होते हैं, उनकी मैनेजमेंट ठीक करें, उनके अपने अफसर्स को डीजी बनने दें, उनके अपने अफसर्स को आगे आने दें, उनके ऊपर अपने आईपीएस बिठा रखी है। तो ग्राउंड पे काम कर रही है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, उनका टॉप ब्रास जो आईपीएस का है, जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि 2 साल का थोड़ा छुट्टी बना के आते हैं, चलो घूम फिर के आते हैं, प्रमोशन लेके आते हैं। तो सिस्टेमिक इश्यूज हैं अभिषेक जी, बहुत जगह काम करना, बहुत बहुत काम करना बाकी है। ये तो महादेव की कृपा है कि पकड़े जा रहे हैं, नहीं, जैसे अपने ये पे तो पकड़े गए इस पकड़े गए। मुद्दे पे जो अभी आपने उठाया, इस पे मैं, मेरे भी मन में ये प्रश्न उठ रहा है बहुत दिनों से, कि एक सिविलियन, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो पुलिस विभाग है ये सिविलियन की तरह ही है, सिविलियन की तरह सोचता है। क्योंकि अब मान लीजिए मैं साइंस डिपार्टमेंट की जगह मैं मान लेता हूँ हिस्ट्री का एक आदमी पढ़ के आईपीएस बन भी जाता है, और वो प्रमोशन जो नए प्रोसेस की बात हो रही है, जिसके मैं बहुत विरोध में हूं सर, इसलिए क्योंकि उसे बीएसएफ का पता नहीं है कि बीएसएफ किन हालातों में काम करती है। और जी कल्पना करता हूं सर, ये जिस प्रकार से वो डॉक्टर राइजिंग जहर बना रहे थे या बम बना रहे थे, क्योंकि एक ही किताब को फॉलो कर रहे हैं, उनमें से कोई एक आईपीएस उस इशू से बन के बीएसएफ के अंदर पहुंच गया, तब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और मैं बताऊं आपको, ये अगर हमें करप्शन के केसेस सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में बीएसएफ पैसा ले रही है, ये इसलिए कि जब नीचे वाले जवानों को अपने लीडरशिप में भरोसा नहीं होता ना, उनको पता कि ये हमारी, ना इनको समझ, जैसे आप कह रहे हो कि ऊपर वाले ना हमें समझते हैं, ना हमारी मसलों को समझते हैं, मसाइल को समझते हैं, ना हमारा समाधान ठीक करते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है यार, फिर हर बंदा अपने लगा तो मैं पैसे कमा लूँ। तो ये होता है। अब हम जिस यूनिफॉर्म फोर्स से मैं आता हूँ, हम उस फोर्स के अंदर पैदा होते हैं लिटरली कमीशन होके, उसी के रैंक्स के थ्रू 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 हम चलते चलते ऊपर जाते हैं। अफसर रात को बैठ के ड्यूटी देता है लाइन ऑफ कंट्रोल में,
लोग सोचते होंगे कि सिर्फ जवान खड़ा होता है एलसी पे अगर 10 बंदों की पोस्ट है, उसमें एक ऑफिसर है, तो दो दो के टुकड़े बड़ी पेयर में 5 शिफ्ट में सब ड्यूटी देते हैं। वो जो बॉन्डिंग हमारी होती है और जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई जब ठंड होती है तो रात को 2 बजे, हमें पता कि 2 बजे सबको नींद आती है, और अगर सोए हो तो 2 बजे नींद खुलती है। ये उसी को पता ना जो जंगल में बैठ के रात को राइफल लेके पकड़ बैठा है। अब बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं है, तो बिल्कुल ये अनफेयर है। और फिर हम नीचे वालों को ब्लेम तो कर सकते हैं, ये वो इंस्पेक्टर ने पैसे लेके गाय उधर कर दी, उधर बांग्लादेशी अंदर ले आए, बट हम मेन प्रॉब्लम नहीं एड्रेस कर पा रहे कि उस इंस्पेक्टर को अपने सीनियर्स के ऊपर भरोसा नहीं रहा, उसको सिस्टम पे भरोसा नहीं है। जस्टिफाई नहीं मैं कर रहा करप्शन, नो नो, नहीं, नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं। जस्टिफिकेशन की तो बात ही नहीं है। फिर मैं जी वही कह रहा हूँ कि जो मोल्स क्रिएट हो गया एक लेयर के बीच, जो ट्रस्ट का जो इशू, क्योंकि जी हमारी दुनिया में एक, ठीक है, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, अर्धसैनिक बल भी, लेकिन ये भी प्रोफेशनल ही मैं मानता हूँ। बस्तर में बिल्कुल मरने वाले हमारे जवान उतने ही प्रोफेशनल थे, बिल्कुल उनके प्रोफेशनलिज्म पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल। तो हमारी इंडियन आर्मी तो दुनिया के सबसे प्रोफेशनल आर्मी में से एक है। अब बताइए, बीइंग, मैं दर्शकों से ये प्रश्न पूछ रहा हूं, सर से नहीं, कि आर्मी के अंदर कल को कोई ये कहे आदमी आकर के कि एक एसपी साहब है वो प्रमोट होकर के बनेंगे मेजर जनरल, कोई बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर सीआईएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर इस प्रकार की अगर कोई चीज या घटना होने का ये सब जो किया जा रहा है, तब तो और खतरनाक सिचुएशन उत्पन्न होगी। अभी तो 200 स्पाई आपने अरेस्ट किए ऐसे जगह से जो ये लोग नॉर्मल घूम रहे थे। सोचिए एक मोल पहुंच जाए बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, और राजस्थान बॉर्डर में उसका खोल दे काम, फिर क्या होगा सर? ये चिंता का विषय है। सर आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा इन दिनों ईरान और ये चल रहा है, मैंने देखा कि अब मुझे ये पता नहीं कि वो माले गनीमत था, लूटा हुआ था, कश्मीरी हिंदू जो भगाए गए वहां से, उनके सोने चांदी के बर्तन थे, लेकिन जैसे भी थे, हो सकता है उन्हीं के हो, वो ईरान के लिए दुआओं में दे रहे थे। बोला ईरान को दे देते हैं, ईरान को दे देते हैं। भारत, ईरान और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर चूंकि हम 1.5 महीने से बात नहीं कर पाए हैं, आप कैसे देख रहे हैं और ये कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं सर? देखिए, ये पहले तो जो लोगों ने बर्तन बांटे रखे हैं वो प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। वो ऑफ कोर्स हम सब कह रहे हैं कि कोई कहता लूटा हुआ है। दूसरा ये है कि वो कॉपर एंड ब्रास है, उसमें कोई हाँ। चांदी सोना कुछ नहीं। वो बेसिकली सोमावर होता है जिसमें चाय उनकी पूरा दिन उबलती रहती है, और पासिंग टाइम के साथ इनके नई जनरेशन भी इसको यूज करना बंद कर चुकी है इन बर्तनों को। ये हमारे यहाँ हम्म। पे भी हैं, शो पीस पे रखे हुए हैं, बिकॉज एंटीक चीजें हम मानते हैं। कश्मीर में यूज होता है, गाँव में, लेकिन बच्चे गाँव में काम ही नहीं करते खेतों में, वो कल्चर खत्म हो गया। बट ये कहना कि 600 करोड़ जब वट एवर करोड़ इकट्ठे हुए हैं, मैं तो पहले कश्मीरियों को दाद देता हूँ हम्म। बेवकूफ़ी के लिए कि आप क्या सोच रहे हो जब वहाँ लड़ाई लगी है, जो अपना पैसा इकट्ठा किया, बर्तन भांडे इकट्ठे किए, इसको लेके ईरान जाएगा कौन पहले देने के लिए? एनईएफटी तो बंद हो रखा है ईरान का, हॉर्मुज के नहीं, अंदर वो अब तो अपने बैंक में रखेगा, अपना बैंक। हाँ, तो आपने एक और राना अयूब खड़ी कर दी जो ये खाएगी, डकार मारेगी और निकल जाएगी। सो कंग्रेचुलेशंस। दूसरा ये है कि हमें ठीक है, हम डेमोक्रेसी हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सब कुछ है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन ना होता अगर यही लोग जब यही सोसाइटी हमारे सिंदूर के टाइम पे खड़े होकर जवानों के लिए, कारगिल के टाइम पे किसी और के फ्लड आने के, अगर ऐसे इकट्ठे अपने कंगन वंगन खोल के फेंक रही होती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा देश जहाँ भी सच है, जहाँ भी अच्छाई है, वहाँ खड़ा होता है। मगर ये सिलेक्टिव जो आप सपोर्ट दिखाते हो कि हमारे देश में जो मर्जी हो जाए, हमें परवाह नहीं, जो मर्जी, कश्मीरी पंडित वहां से भगा दिए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां एक दूर बैठा हुआ देश जिसने दबा के तेल वेल बेचा, ऐश की, और फिर दुनिया भर में गड़बड़ फैलाई, एटलीस्ट वेस्ट एशिया में इसराइल को, उसके पीछे आपका इतना दिल पसीज रहा है। तो ठीक है, आपने एक और राना अयूब तैयार कर दी, बहुत बढ़िया है। ओवरऑल संक्षिप्त में बताऊं आपको तो, एज इंडियन, एज भारतीय, मुझे ना तो इसराइल और अमेरिका से कोई ज़्यादा मोहब्बत है, ना ईरान के साथ है। बिल्कुल। इस लेवल पे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है, अपना आप अपना फ़ायदा देखते हो। तो हमें दोनों के साथ बनाई भी हुई, और यही एक, हम एक ही हैं जिसके शिप भी वहाँ से निकल रहे हैं हॉर्मुज से, और यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री इसराइल होके भी आए हैं उससे पहले। तो ये एक बड़ा यूनिक अचीवमेंट है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, अभी हम सीएपीएफ की बात कर रहे हैं, पहले यूजीसी की बात करें, सरकार से गलतियां भी होती हैं, हम नुक्ताचीनी भी करते हैं, लेकिन जहाँ अच्छा काम किया है, बिल्कुल। डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल बहुत अच्छा काम हुआ है।
और ये जो हम मेंटेन करके रख रहे हैं ना, कल लोग बड़े बाबू को रहे पाकिस्तान देखो निगोशिएशन करा रहा है, हम इस आग से दूर रहो, जलने दो पाकिस्तान को, लेने दो क्रेडिट। क्योंकि एक तरफ अमेरिका जिसको आप रिलाय जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ओमान ने इनकी आपस में नेगोशिएशन करवाई, ईरान ने बोला मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल की बात बची थी, न्यूक्लियर फॉसिल मटेरियल वो यूरेनियम दे रहा था, ट्रंप ने कहा मैं 7 दिन का टाइम देता हूँ, और दूसरे दिन अटैक कर दिया। ऐसे देश का, और दूसरी तरफ ईरान, जिसमें कौन मालिक है आप किसी को पता ही नहीं, इसके बीच में अगर आप मध्यस्थता कराएंगे तो आप कहते हैं ना अपना मुर्दा खज्जल करने वाली बात है। तो पाकिस्तान को करने दीजिए, बल्कि हो वो भी नहीं रहा। और नहीं, हम मुझसे क्या होना है, वो तो खाली दुनिया में एक वो था ना कि किसी ने एक बार में एक चक्की पीस रहा था और 7 मक्खियां गिर के उस चक्की के नीचे मर गई, तो फिर उसने बोला एक ही बार में 7 को मारा, एक ही बार में 7 को मारा, तो फन्ने खान समझने लगे लोग उसको। तो वो तो ऐसा है पाकिस्तान। या तो हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आई थिंक, पर हमें सेम टाइम पे हमें एक आर्थिक संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो आप देखिए अब कहाँ जा रहा है फ्यूल का प्राइस, और हम ये उम्मीद करेंगे रशिया में फिर डिस्काउंट करे, वो नहीं करेगा, बिकॉज रशिया ने काफ़ी सफ़र किया, उसको भी मौका मिला, वो फुल रेट पे बेचेगा, $1-2 कर भी देगा। तो और हम कितनी देर इसको रोक पाएंगे? लोग कह रहे थे जब तेल सस्ता हुआ था सरकार ने बड़े पैसे बनाए, तो अब तो लोगों हमने ऑयल बॉन्ड खरीदे हुए थे, यूपीए गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए के, जो मुश्किल से चुकाए हैं सरकार ने इस लीन पीरियड में। तो मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा देर के लिए सरकार रख पाएगी, इसलिए मोदी साहब ने जब कहा कि भाई तैयार हो जाओ अभी, तो हमें अपने बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा रोना धोना बंद करना पड़ेगा। जो दुनिया में सफ़र कर रही है, हम दुनिया का हिस्सा हैं। सरकार ने बड़ी कोशिश की है हमें बचाने की, लेकिन मुझे पता है एक लिमिट के बाद नहीं बचा पाएगी, वो स्ट्रेस हमारे ऊपर आएगा। तो कहाँ अपनी गाड़ी में जाना है, कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, आई थिंक सरकार को भी कहीं वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा, ताकि हमारे फ्यूल का जो एक्सपेंडिचर है उस पर थोड़ा सा हो। एक फेज़ है, निकल जाएगी, इकट्ठे हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अपने सरकार पे भरोसा रखें हम। और मोदी जी ने इमरजेंसी जैसे हालात की बात की थी सदन के अंदर, कोविड जैसे हालात की बात। आपको लगता है कि ये वैसा भी सिचुएशन आएगा, लॉकडाउन जैसा कुछ? उससे भी इंटरनेट बदतर केबल आएगा, वगैरह की भी बातें हो रही है कि भाई इंटरनेट केबल कट सकता है, पूरे देश का ट्रांजैक्शन ठप हो सकता है, यहाँ तक पहुंच सकती है बात? उससे भी बदतर हो सकती है अभिषेक जी। कोविड में क्या था कि हम सब घर में थे और हमें डर खुद लगता था बाहर जाने में, कि बाहर जाएंगे कोविड पकड़ के लाएंगे। सेम टाइम पे हमारा खाना पीना राशन सब चल रहा था, दुकानें खुली थी, 2 घंटे 4 घंटे के लिए खुलती थी। यहाँ प्रॉब्लम आएगी सप्लाई डिमांड की। यहाँ पता चला कि पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गया, जहाँ एलपीजी की गैस डिस्टर्ब हो गई, और जब पीछे से दालें जो देखो, मैं पिछले 2 हफ्ते में शीशे का रेट बढ़ गया है भारत में, और पेपर 20% एक्सपेंसिव हो गया, शीशा 15% एक्सपेंसिव हो गया। ये चीज़ें को सोचेगा तेल से क्या इनका लेना देना है, बट जब सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होती है ना, तो फिर हर चीज़ महंगी होती है। तो अभी ये सिचुएशन में देख रहा हूँ कि लॉकडाउन पर से हो ना हो, ये ना हो कि हम मार्केट जाए, मार्केट में खरीदने के लिए सामान ना हो। और अगर बैंकिंग का ये हो गया, अगर केबल कट गई, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही केबल आती है, दूसरी वो साउथ अफ्रीका से घूम के भी आती है, लेकिन उसकी फिर स्पीड वो 1999 2000 वाली स्पीड होगी। आप बटन दबाएंगे, फिर वो बफर करेगा, बफरिंग करते करते 10 मिनट बाद आपको एक रिप्लाई आएगा। तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, हो ना हो। हम हमेशा फौज में कहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो हम उम्मीद तो बेस्ट की लगा के रखेंगे कि सब ठीक रहेगा, लेकिन तैयारी मेंटली हमें होनी चाहिए कि जैसे अब जो चीज़ें आपने गिनाई, उनमें से सब कुछ भी या सब कुछ भी हो सकता है। टाइम खराब आ रहा है जी। दर्शकों, ये पॉटेड शो मैं इसीलिए कर रहा था कि आप अपने सेविंग्स को थोड़ा पकड़ के बैठिए, पैसों को पकड़ के बैठिए, थोड़े बहुत कैश घर में रखिए, ये सब कुछ जरूरी है। और अपनी नीड्स को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हो सकता है कि आज और हम इंटरनेट की दुनिया में इजीली सब कुछ कर रहे हैं, पर वर्स्ट के लिए जैसा हमने कहा ये नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इस हद तक वो नहीं जाएगा कि इंटरनेट केबल तक काट दे, लेकिन हम नहीं जानते कि वर्ष कहाँ तक जा सकता है। जी लेकिन ये संभव है, इस बात की संभावना दुनिया भर के पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, जता रहे हैं कि जब ईरान को लगेगा कि हम बर्बाद हो ही रहे हैं, तो पूरी दुनिया बर्बाद, फिर तो ये नियम ही है। देखते हैं निगोशिएशन कहाँ तक पहुंचता है। हाँ, गैस की समस्या, एलपीजी की समस्या, सप्लाई एंड डिमांड की होगी। सर, आखिरी प्रश्न, इस मामले में, जियोपॉलिटिकल मामले में तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है।
मैं एक बार फिर से आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो लगातार प्रयास हो रहा है सेवन सिस्टर्स को काट करके ईसाई देश बनाने का, अब तो क्लियर हो गया जब लोग पकड़े गए। अब समझ में आता है कि ये मणिपुर कितना प्रायोजित था। ऐसे में जो राहुल गांधी मणिपुर से जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। क्या मतलब क्या क्लियर है कि भारत का एक कोई मेन अपोजिशन भी इस इंड में है जो शायद समझौते का हिस्सा हो कि भाई ठीक है भारत का ये हिस्सा कट भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी हिस्से का मैं पीएम बनवाने में मदद करो। जी, पहला तो जो हमारी 7 बहनें हैं ईस्ट की, वो पूरा उनका टारगेट नहीं है। वो तो ये शर्जिल इमाम और इनका उमर खालिद का बयान था। वो तो काटना चाहते हैं बहुत सारे लोग, बट जो क्रिश्चियन कंट्री की बात हो रही है बेसिकली मणिपुर, मिजोरम और फिर कुछ पार्ट्स म्यांमार के, जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम क्यों जजमेंट करें किसी पे, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। एक टाइम आया था जब ये माउंट बैटन ने बहुत प्रेशर डाला था नेहरू जी के ऊपर कि तुम्हारे 62 में हार हो गई है, लॉस ऑफ फेस हो गया, मुंह काला कालिक पुत गई है, तो ऐसे करो कश्मीर को सेटल कर दो। कश्मीर को सेटल कर दोगे तो पूरी दुनिया आपको याद रखेगी। उस चक्कर में रजौरी पुंछ का इलाका देने के लिए तैयार हो गई थी भारत सरकार पाकिस्तान को, राइटिंग में। स्वर्ण क्या सिंह बात कर रहे हैं? जी हाँ, 63 में स्वर्ण सिंह जो रेलवे मंत्री था, जिसका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं था, उसने 5 मीटिंग्स की थी पाकिस्तानियों के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे उन मीटिंग से जिक्र है, उसमें एजेंडा नहीं लिखा हुआ, पर हमें पता है। मिलिट्री ऑपरेशन एमओ डायरेक्टरेट जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशन कंट्रोल करता है, उनको बोला गया नक्शे पे फिर लाइन डाली, तो पूरी किशनगंगा वैली जिसमें गुरेज से लेके नीचे थिथवाल जहाँ हमारी शारदा पीठ अभी नई बनी है, ये पूरा इलाका रजौरी पुंछ के हिस्से हम देने के लिए तैयार हो गए थे। वो होगी एक, ठीक। और वो फिर शख्सगाम का बात हुई और उसके बाद वो बात रह गई। दूसरा एमओयू किया आपने चाइना के साथ, और चाइनीज इंटरेस्ट क्या है कि कभी वो उसको ईस्टर्न लद्दाख में घुसना होता है, कभी वो अरुणाचल में घुसना पड़ता है, कभी वो हमारे डोकलाम में आके नीचे भूटान में बैठ जाता है। तो हम उनके साथ, हम साथ हैं। हम इनकी पार्टी की बात कर रहे हैं जो उनका कल्चर है। तो देश के टुकड़े करना और देश को वीक करना तो इनका पार्ट ऑफ द गेम है। रही बात क्रिश्चियनिटी की, तो सोनिया गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की पत्नी हुआ करती थी, और बाद में विधवा हो गई अनफॉर्चुनेटली, उस टाइम पोप यहाँ आया था। तो सोनिया गांधी ने कहा था मैंने एयरपोर्ट पे जाके पोप को मिलना है, रिसीव करना है। और क्रिश्चियन प्रथा के अनुसार पोप को जब मिलते हो तो आप उसका हाथ चूमते हो, अंगूठी से चूमते हो आप। तो सबसे अच्छा दोस्त, क्लोज जो दोस्त था राजीव गांधी का, जिसको इंदिरा गांधी ने ये रख के कैबिनेट में डाला हुआ था कि मेरे बेटे को पॉलिटिक्स नहीं आती, वो संभालेगा, वो था अरुण सिंह। वो रक्षा मंत्री था, राज्य मंत्री। उसने राजीव गांधी को कहा हम एक सेकुलर देश हैं, अगर सोनिया गांधी को पोप को मिलना तो प्राइवेसी में मिले, हाथ चूमे चाटे जो मर्जी करे, एयरपोर्ट पे बड़ा गलत सिग्नल जाएगा देश में। वो बात हुई और उसके बाद अरुण सिंह का नामो निशान गायब हो गया। राजीव गांधी का बेस्ट फ्रेंड पॉलिटिक्स की दुनिया से बाहर हो गया। नेपाल पे आपने देखा था क्या हुआ था मंदिर में। तो ये क्रिश्चियन है, राहुल गांधी क्रिश्चियन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, कोई वो डाउट। क्रिश्चियन, तो ये इनकी लॉयल्टी चर्च को है ना, तो चर्च के इस कांड में ये आहुति क्यों नहीं डालेंगे। तो मैं तो बिल्कुल इससे सहमत हूँ, मुझे पूरा यकीन है इनका बचले कुछ भी काट के देश का कुछ भी हिस्सा किसी को पकड़ा देंगे अपनी सत्ता सीधे करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही क्लियरिटी के साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा किया इस पूरे विचार को। शो में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद।